नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान मयंक सर, पुर्णेंदु जी, शादाब जी। कुछ ही देर में सुमित सर और विची सर दोनों ज्वाइन करने वाले हैं। आज दिल्ली चुनाव में एक कहें कि यहाँ जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे नया नया विषय भी ढलता जाता है। फिर नए नए दिन उदय होते हुए अगले दिन जब उदय होता सूर्योदय होता है, उसके साथ ही एक नए विषय का, एक नए मुद्दे का उदय भी होता है और शाम को होते हुए ढल जाता है। कल रामायण का मुद्दा था, सुबह से शाम तक चर्चा हुई। आज वो चर्चा पूरा गायब रहा। कल एक छुड़छुड़ी छोड़ी गई थी पंजाब को लेकर, आज वो पंजाब का बड़ा इतना हमारा मुद्दा हो गया कि दिन भर पंजाबियों की ही बात होती रही और साथ में आखिर में मिडिल क्लास की बात हुई। तो ये दिल्ली की राजनीति है कि जहाँ हर दिन नए नए मुद्दे बदलते हैं, हर दिन नए नए किरदार आ जाते हैं। तो आज चर्चा की शुरुआत विचित सर से कर लेते हैं, क्योंकि जाना है, फिर आपके पास आता हूँ पुर्णेंदु जी के पास। विचित सर, अ, आज के मुद्दा है एक चीज़ पंजाबी अश्विन समाज। बोल दें, विचित सर आजकल ना वो गेस्ट अपीयरेंस वाली भूमिका निभा रहे हैं। इसे हमारे जो दर्शक हैं इस बात से नाराज़ हैं काफ़ी। नहीं, दरअसल मेरे पास वाक़ई समय नहीं है और मुझे खुद ख़राब लगता है कि मैं आ नहीं पाता हूँ और आया भी तो अभी बैठा भी नहीं कि जाने की तैयारी में लग जाता हूँ। दर्शक प्लीज माफ करिए इनको। तो विजय सर, देखिए, आज पंजाबी समाज की बात हुई, उस बयान का उसको बहुत मोल्ड किया गया या नहीं किया गया, वो आप अपनी राय बताइएगा। दूसरा ये कि जो मिडिल क्लास को लेकर वादे किए हैं आज, मुझे समझ में नहीं आया उसमें घोषणाएं क्या नया थी, क्योंकि वो तो बातें पहले से चल रही थी। उन्होंने सिर्फ केंद्र सरकार पर टरकार दिया है, जबकि ये जानते हुए कि चुनाव आयोग ने खुद बोला है कि केंद्र दिल्ली को लेकर कोई नई योजनाओं की घोषणा नहीं करेगा, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। आपको लगता है कि कहीं कहीं ये भी राजनीति एक तरीके से, जब आपको पता है नई घोषणा नहीं हो सकती, तो आप मिडिल क्लास के लिए एक सात मांगे वाली सूची भेज रहे हैं केंद्र सरकार, जबकि पता है कुछ कर नहीं पाएगी, और पंजाबी समाज के अपमान को लेकर आपका क्या राय है? जब पहली बार केजरीवाल 2013 का चुनाव लड़ रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले लोकपाल लागू करूँगा, क्योंकि वो पूरी लड़ाई अन्ना का आंदोलन लोकपाल के सवाल पर था। लेकिन मुख्य हैं जन लोकपाल। लेकिन जब अन्ना जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, उनकी सरकार बन गई, तो उन्होंने कहा कि केंद्र अड़ंगा डाल रहा है और ये काम नहीं होने दे रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि उस समय केजरीवाल को ये पता नहीं था कि केंद्र की सहमति या केंद्र के सहयोग या केंद्र की मदद के बगैर ये काम नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही। तो अभी आज मैं भी उनका भाषण क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिसमें वो इसको मिडिल क्लास को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। अच्छी से ज़्यादा भावुकता भरी बातें कर रहे थे कि देश के लिए ये देश की तरक्की के लिए या फिर किस तरह से मिडिल क्लास काम करता है, सबसे ज़्यादा उपेक्षित और वंचित यही है। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि ये सारी बातें आपको बिल्कुल आखिरी में 5वें साल के भी 11वें महीने और 12वें महीने में क्यों याद आते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है कि अ, उन्होंने केंद्र पर जो कहा, अपनी तरफ से कोई वादा भी नहीं किया है। पर वादा था कि मैनिफेस्टो जारी हो रहा है, और निकला कुछ और।
मैं अपनी बात 2-3 चीज़ों से शुरू करूंगा, फिर आपके जवाब पे आता हूँ। पहली बात तो ये कप में कॉफ़ी है, दिखा दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल किसी मित्र ने मुझसे डीएम करके पूछा कि ये कैफ़े का नाम ही कैफ़े कि वाकई में कॉफ़ी वॉफ़ी पीते भी हो। तो भाई साहब, इसमें कॉफ़ी है, ये ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ, असली कॉफ़ी भी दिखा दी करके। ये कॉफ़ी और रखी हुई है, दो साथी जो आ जाएं तो इस धारणा को दूर कर लीजिए कि हम लोग खाली कप लेके बैठे हुए हैं। कप भरे हुए हैं, कप में कॉफ़ी भी है, चाय भी है, और जिसको जो पीना है वो है। पहली बात तो ये दूर कर दूं मैं। दूसरी बात, एक बड़ी दिलचस्प थी, मैं कल जब हम कैफ़े करके उठे ना, मैं कमरे में, हम लोग सीट पे गए और आप थंबनेल की बात सोच रहा था मैं, तो एक मन में ख्याल आया, मतलब मुझे लगा कि आज के लिए बचा के रखता हूँ, आज कैफ़े में ही बोलूँगा इसको, क्योंकि कैफ़े के मंथन से ही निकला ये। कि विडंबना देखिए, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है उसके पास दिल्ली में नेता नहीं है, और जो दिल्ली की सबसे नई पार्टी है उसके पास काडर नहीं बचा है, और जो काडर वाली पार्टी है उसके पास चेहरा नहीं बचा है। और ये तीनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। और क्यों मुद्दों की बात नहीं हो रही है विचित्र जी? ये इसीलिए नहीं हो रही है कि कोई नेता मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहता है। बात करेगा तो उसको अपने काडर के साथ उस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। कांग्रेस की, मैं साफ तौर पे देखिए, कांग्रेस लड़ रही है, अच्छे से लड़ रही है, पर कांग्रेस की सभाओं में जाइए, पता लग जाता है नेताओं के पीछे कितनी भीड़ चल रही है। जो कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, बड़े नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े नेता आते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बीच में उसमें आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं कि एक दरअसल कांग्रेस लड़ती हुई सिर्फ इसलिए दिखती है कि कांग्रेस हमेशा चुनाव से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले सूटकेस लेकर आई, पर्चा भर दिया, नेता आ गए, वैसे ही लड़ती है। फिर वो 60 महीने में 58 महीने वो सुसुप्तावस्था में पड़ी रहती है, इसलिए वो कांग्रेस की ये दिक्कत। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। दिल्ली में जो आप जो सवाल कर रहे थे ना अश्विनी, उसमें फ्री की चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं, सबको अच्छी लगती हैं, पर अब फ्री से भी काम नहीं चलने वाला है। मैं, जो मेरी अपनी स्टैंडिंग है, जितना 2 दिन में गया हूँ, ज़्यादा नहीं गया हूँ, बहुत कम लिमिटेड जगह पे गया हूँ। 70 विधानसभा हैं, मैं तो 2 में ही घुमा, और 2 में भी पूरा नहीं घुमा। आप 100% का दावा नहीं कर सकते हो। लेकिन उन 2 में ऐसे लोग थे, उन दोनों सीटों पर, नई दिल्ली भी और चांदनी चौक भी, ऐसी जगह ऐसे लोग थे जो इस तरह के एडवांटेजेस उठाते हैं, जो उस तबके से आते हैं जिनको फ्री की बिजली, पानी, बस राइड, एजुकेशन में चाहिए। पर मुझे ऐसा लगा कि अब ये काफ़ी नहीं है। अब क्योंकि दिल्ली की जनता तो ये 10 साल से ले रही थी, आज तो 6-7 साल हो गए लेते हुए इन तमाम चीज़ों को, नई चीज़ थी नहीं। इसीलिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो उसी प्लैंक पे चुनाव लड़ रही है। लोगों को परमानेंट ये भरोसा चाहिए कि उनकी नौकरियां, पहले तो नौकरी चाहिए, और फिर नौकरियां नहीं जाएंगी ये भरोसा चाहिए कि ये जो नौकरी कहने के नाम पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिल जाती हैं, और फिर 2 महीने और 6 महीने और 8 महीने की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां मिलती हैं, और फिर अचानक निकाल दिया जाता है। इससे लोगों में रोष आ रहा है कि ये कैसी नीतियाँ बनाई गई हैं जिसके ज़रिए हमको, मतलब मैं क्या 1,500 रुपये या 2,000 रुपये या 2,500 रुपये महीने का मिलेगा, उससे मेरा क्या हो जाएगा? लोगों में उस फ्री की चीज़ मतलब फ्री की चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका विरोध कर रहे हैं वो, पर वो ये समझ गए कि फ्री से काम नहीं चलेगा। ये फ्री कुछ भी नहीं बचा है। ये मैंने कल भी इस बात को कहा था यहाँ पे, इसी मंच पे। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो फ्री से काम नहीं चलने वाला। जनता को वाकई में अब सुविधाएं चाहिए। अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मेरी सड़क क्यों नहीं बनी? अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मेरे अस्पताल जो हैं उसमें, मोहल्ला क्लिनिक जो हैं उसमें डॉक्टर क्यों नहीं दिखाई देते? अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरी तनख्वाह कट के आती है इनकम टैक्स देकर, तो मेरे को मेरा राशन ख़राब क्वालिटी का क्यों आता है? ये चीज़ें लोग बाग पूछने लगे हैं। और ये हम दिल्ली में रह रहे हैं, और सोशल मीडिया ने लोगों में ये अवेयरनेस लेकर आई है कि आप अपनी ताकत को पहचानिए। अब आप, ये कोई बहुत दिल्ली से दूर कोई बहुत बड़ा गांव का इलाका नहीं है जहाँ कि जिसमें कनेक्टिविटी का इशू है और आपको नहीं पता है। तो इस बार का चुनाव, मुझे बार बार लगता है कि इस बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए तो है ही सबसे कठिन चुनाव, पर बाकी 2 पार्टियों के लिए भी आसान नहीं है। बाकी 2 पार्टियां ये ना मान ले कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी है तो हमारी पौबारा होने वाली है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ तरफ चीज़ें जा सकती हैं। मैं, जैसे हम लोग कल और मैं पूर्णेंदु बात कर रहे थे, आई थिंक ऑफ रिकॉर्ड ही तुमसे, आपसे बात कर रहा था शायद, कि 20 सीटें बीजेपी अपनी एश्योर्ड मान के चल रही है, 28 से 30 सीटें आप अपनी एश्योर्ड मान के चल रही है। पर वो अब बीच की जो 20 सीटें, शायद आपसे बात कर रहा था कि लेकिन ये बची हुई जो 20 सीटें हैं वो पूरी मारामारी उन्हीं के ऊपर है, और वो इसीलिए कुछ तय नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो 20 सीटें कहाँ जाएंगी किसी को नहीं पता। और अगर कांग्रेस वाकई में इस बार ठीक से लड़ रही है, जैसा कि तमाम रिपोर्ट्स में जगह जगह कहा जा रहा है, तो जो विनिंग मार्जिन होने वाले हैं, वैसे 1 लाख 1.25 लाख की सीटें हैं, 1 लाख 1.25 लाख की सीटें हैं,
तो ऐसे में विनिंग मार्जिन कितना होगा? 1000 वोट, 2000 वोट, 3000 वोट, 4000 वोट। तो कोई ये गैस कर ले रहा है कि ये चुनाव जीत रहा है और ये चुनाव हार रहा है, कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। वो कोई बहुत ही बड़ा पंडित होगा जिसके पास जादुई चिमटा होगा, जो समझ पा रहा होगा। जी, सबसे पहले पूर्णेंदु जी से वादा किए थे कि वो बोलेंगे। नहीं, पूर्णेंदु जी से मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था, किसी ने बहुत, हम लोगों ने मिडिल क्लास पे ये डिबेट स्टार्ट की थी, तो किसी ने बहुत लाइट वे में लिखा है कि देखिए, अपर क्लास को तो टैक्स में छूट मिल गई और जो लोअर क्लास है उसको मिली रिबेट, और मिडिल क्लास को क्या मिला? उसको मिली डिबेट, जो हम और आप कर रहे हैं। तो मिडिल क्लास को क्या मिला है आपकी नज़रों से? जो आप इसको बताइए, दिल्ली की जनता को मिडिल क्लास को क्या मिला है? देखिए, केजरीवाल साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि मिडिल क्लास पे मैनिफेस्टो जारी करेंगे, तो था कि शायद कोई एक नई घोषणा करेंगे, जैसे वो दूसरे तबकों के लिए किए। जैसे उन्होंने ऑटो चालकों के लिए कहा कि 15 लाख का बीमा करेंगे, ऐसी ऐसी तमाम चीज़ें। पुजारियों को कहा 18,000 रुपये का उनको दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा पुजारियों ग्रंथियों को। अब डिमांड हो रही है कि उदित राज साहब ने बोला कि जो वाल्मीकि मंदिर है उनके लिए आपने बात नहीं की, तो हो सकता है उनके लिए भी कुछ ऐलान हो। तो ऐसी स्पेसिफिक किसी एक घोषणा की शायद कोई एक स्कीम लॉन्च होगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। केजरीवाल साहब ने ये बताया कि हम मिडिल क्लास को एक राहत दे रहे हैं। जैसे बिजली फ्री होती है तो वो मिडिल क्लास को भी उसका लाभ मिलता ही है। और जो उन्होंने संजीवनी योजना की बात की है कि जो 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए फ्री इलाज, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, वो लेके आएंगे। तो वो यूनिवर्सल है। 60 साल वो सिर्फ ऐसा नहीं कि गरीब या उसके लिए है, वो सभी के लिए है। तो हमारे आपके घर के भी जो 60 वर्ष से ऊपर है उनको उसका लाभ मिलेगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप दिल्ली, हाँ दिल्ली के आप हैं, नागरिक है, ये सिर्फ, हाँ ये दिल्ली के नागरिकों, जाहिर सी बात दिल्ली के नागरिकों के लिए यही है। तो ऐसा ही बीजेपी ने भी कहा है कि जो केंद्र की आयुष्मान योजना जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, 70 साल से प्लस वालों के लिए, वो भी दिल्ली में इम्प्लीमेंट करेंगे, चूँकि केजरीवाल साहब ने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। और कांग्रेस 70 प्लस है, वो 70 प्लस है, वो 70 है। लेकिन वो 70 प्लस, देखिए जो आयुष्मान है वो गरीब लोगों के लिए, लेकिन जो 70 प्लस वाली वो यूनिवर्सल है, वो सबके लिए। हाँ, वो सबके इस लिए। बार से सबके लिए होगी। अभी 24 के चुनाव में सभी नहीं सर, जो 70 प्लस वाली सबके लिए है, हाँ उसके नीचे वाली सिर्फ गरीबों के लिए। और कांग्रेस जो अपना जीवन रक्षा लाई है वो 25 लाख, तो वो 8 लाख की जो इनकी इनकम उनके लिए तो फ्री है, लेकिन जो उसके ऊपर वाले हैं उनको 850 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा सालाना। तो सस्ता प्रीमियम है 850 सालाना, तो मुझे लगता है कि इतना, हाँ फ्री से तो महंगा ही है। फ्री में दे रहा है 850 तो कुल मिला के, जैसा अब अश्विन ने वो जिक्र कर ही दिया, उसको रिपीट करना ठीक नहीं। उन्होंने केंद्र से ही 7 मांगे कर दी। कुल मिला के वो अब केंद्र पे सवाल उठाने आए थे, मुझे ऐसा लगा। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स का वो बढ़ाया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी लगती है उसको माफ़ किया जाए, इस तरह की बहुत सारी, शिक्षा बजट को 2 से बढ़ा के 10% कर दिया जाए, हेल्थ बजट को 10% कर दिया जाए, तो हेल्थ और एजुकेशन मिलके ही 20% हो जाएगा। इस तरह की बात, जो बुजुर्गों का जो 50% कंसेशन था रेलवे में, वो उन्होंने कहा फिर से उसको दोबारा से उसको बहाल करने का ये मांग किया, लेकिन केंद्र के पाले में डाल दिया। उन्होंने कहा बजट सेशन में हम इसको लेकर के, हमारे सांसद इसको लेके आंदोलन करेंगे। तो अगर इसका लाभ होता है, केंद्र सरकार उनकी सुन लेता है, तो पूरे देश भर को होगा, सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए नहीं है। तो खैर ये रही बात। अच्छा, मुझे लगता है अश्विन, जो पंजाबी वाली बात हुई पिछले दिनों, आपने देखा होगा पूर्वांचल को लेके इनकी जबान फिसल गई थी कि यूपी बिहार के लोग यहाँ वोटर बनाए जा रहे हैं। वैसा ही वो उसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया था। अब वो मौका था केजरीवाल का, उन्होंने वो पंजाब की गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं 26 जनवरी से जोड़ दिया, सुरक्षा से जोड़ दिया, तो केजरीवाल साहब ने उसको भुना दिया। आपने वो स्लिप ऑफ टंग है। हाँ, एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, ये जो पंजाब वाला मामला है जो प्रवेश ने उठाया, हम सब फील्ड में जाते हैं। आपका आप भी गए होंगे किसी ज़माने में। आजकल तो अभी तो आप स्कॉलर हैं, आप संपादक हो गए, आप स्कॉलर हैं, तो आजकल नहीं जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब फील्ड में जाते हैं, और ये अमूमन हम सब ने देखा है, जब चुनाव होता है तो हर पार्टी का नेता जो है वो चुनाव के पहले, चाहे किसी भी राज्य का क्यों ना हो, उसको दायित्व दिया जाता है, उसको एक ड्यूटी दी जाती है कि आप वहाँ जाके काम करिए। कांग्रेस के लोग भी जाते रहे, भाजपा के लोग भी जाते रहे। अच्छी अच्छी सीटों पर हमने देखा है कि अगर भाई ये आसान नहीं था कि मैं सीधे बनारस का एग्जांपल ले रहा हूँ कि जब मोदी जी नॉमिनेशन करने गए डे 1 पे, तो बनारस की गलियाँ पटी पड़ी थी लोगों से। वो लोग कहाँ के थे? वो सब बनारस के थे क्या? सवाल ही करता हूँ मैं, आप उठा लीजिए विजुअल में। तो वो लोग आते हैं, वो गाड़ियों से आए, हवाई जहाज से आए, ट्रेन से आए, टैक्सी से आए, अलग बात है। तो ये जो मामला था कि पंजाब की गाड़ियाँ यहाँ घूम रही हैं, पंजाब के लोग क्यों घूम रहे हैं पंजाब की, ये मतलब परवेश ने, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी ने गलत उसको छेड़ दिया, गलत तार को छेड़ दिया इससे। क्योंकि बीजेपी को पंजाब में भी पार्टी को खड़ा करना है,
बीजेपी वहाँ भी मजबूत पार्टी नहीं है। ऐसे में अगर आप इस तरह के अप्रीहेंशंस दिखाएंगे तो भाई क्यों आम आदमी पार्टी फ़ायदा नहीं उठाएगी? आपने वो जैसे शहजाद पूनावाला ने कह दिया था पूर्वांचलियों के लिए, वो रिपीट भी झा उसको मैं रिपीट भी नहीं कर सकता हूँ जिस तरीके से कहा था। तो वो भी ज़बरदस्ती का मुद्दा था। अगर आप लॉलीपॉप दोगे तो राजनीतिक पार्टियाँ उठाएंगी। जैसे इन्होंने दे दिया रामायण का मुद्दा, गलत एग्जाम्पल कोट कर दिया, तो बीजेपी को मुद्दा मिल गया। आप इनकी पिच पे जाके खेले और गलत खेल लिए तो फाउल तो हो गई होगा। एम्पायर भी हमारा, पिच भी हमारी। तो अश्विन, इसमें मैं थोड़ा सा आंकड़े भी ले ये आता बस हूँ। एक चीज बोलना था, जो प्रवेश मैं कल वहीं था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब एकदम नपा तुला बोला। हुआ गलती कब ये कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीचे उतरे, और आजकल एक सिंगल आईडी पे बाइट लेने का वो चलन बहुत बढ़ गया है, सबको सिंगल आईडी ही चाहिए होता है, उसमें वो गलती कर बैठे। सबको एक गलती सबको साथ। फिर नहीं हुआ ये कि सबने सिंगल सिंगल मांगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं सिंगल नहीं दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ज़रूरत है हमको, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए 4 लोग मिला कर देते हैं। जब वो बोल रहे थे स्टेज से उतर कर, स्टेज पे आदमी संयमित बोलता है, स्टेज से नहीं उतर के उत्तेजित हो गए, उत्तेजना में वो भाषा ये बोल गए, पहले भाषा नहीं बोले थे वो। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सही सही थी उनकी थी, बस इन्होंने सवाल होते थे गाड़ियाँ कहाँ से आई, यानी कि पूरी मशीनरी दुरुपयोग हो रहा है। नीचे जाके उन्होंने 2 लाइन और बढ़ते हुए एक्स्ट्रा बोल दिया, वहीं फंस गए। उन्होंने कह दिया कि पंजाब से गाड़ियाँ घूम रही हैं, 26 जनवरी चल रहा है, ये इतनी गाड़ियों में अंदर कौन लोग बैठे हैं, ये सुरक्षा का सवाल उठता है और इनकी चेकिंग होनी चाहिए। तो अश्विन, ये है कि जो पंजाबी वोटर है वो दिल्ली में, एक तो आप देखिए कि मदन लाल खुराना सीएम रहे, उसके बाद शीला दीक्षित सीएम रही, ठीक है शादी उनकी यूपी में हुई लेकिन हैं तो पंजाबी वो थी मतलब, और आतिशी भी शादी यूपी की फैमिली में हुई लेकिन वो भी पंजाबी। तो एक दिल्ली की पॉलिटिक्स में पंजाब का डोमिनेंस रहा, हालांकि एमएलएज उनके धीरे धीरे घटते गए और अभी मौजूदा उसमें पंजाबी और सिख मिला लें तो आधा दर्जन, लगभग 6 के आसपास हैं, जबकि पूर्वांचलियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। पूर्वांचल ये 2015 में तो 1 दर्जन एमएलए चुने गए और 10 मौजूदा विधानसभा में। तो लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारी सीटों पे, अभी मैं जो आंकड़ा देख रहा था कि 20%, मतलब जो डोमिनेंस जहाँ पे है 20% से ज़्यादा ऐसी 24 विधानसभाएं हैं जहाँ पे पंजाबी प्लस सिख मिला के है। तो उनका वो है, आपकी राजौरी गार्डन, तिलक नगर, ऐसी विधानसभा है जहाँ पे 40-40, 50-50% तक पंजाबी प्लस सिख मिला के मतदाता हैं। तो इस तरह के बयान, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी उसका मौका उठाएगी, और जैसे उन्होंने पूर्वांचल का उठाने की कोशिश की, क्योंकि हमने ये देखा कि आम आदमी पार्टी का जो उभार में पूर्वांचलियों की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने टिकट भी ज़्यादा दिए बीजेपी या कांग्रेस की तुलना में, और वो चुन के भी आए। और आप देखिए कि जो दिल्ली के संयोजक हैं गोपाल राय साहब, वो खुद पूर्वांचल से आते हैं। उसके पहले जो दुर्गेश पाठक थे वो भी पूर्वांचल से आते हैं। तो आप में पूर्वांचल का रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा, इसीलिए बीजेपी ने उसको भुनाने की कोशिश सिंह भी की। तो खुद हैं। संजय सिंह, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये एक चीज़ सिर्फ उससे मतदाता कितना प्रभावित होता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होता है। ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट का भी है, क्योंकि आप ही ऐसा एक मुद्दा छेड़ दो कि आपके अगेंस्ट कोई मुद्दा ना भड़कने पाए, कि लोग उसी दिन भर उसी में निकल जाए। ये जो है ना नहीं वो तो मैं तो सही हाँ, बात है, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली तो ये असली मुद्दा मुझे अभी भी लगता है कि आप जो जिसको रेवड़ी कहते हो, वो देखिए वो असर करता है, और इसीलिए आप बीजेपी उससे एक कदम आगे जा करके वादे कर रही है। कांग्रेस कह रही 300 यूनिट फ्री दे देंगे, बीजेपी कह रही है वो सब जारी रखेंगे, 2100 के बाद 2500 देंगे, और 1000 रुपये कल जो है वो दलित बच्चों के स्कॉलरशिप की बात की। तो ये चल रहा है। अब सवाल है क्या बीजेपी, जो आपका कोर वोट है दलित, मुस्लिम और स्लम वोट, जब तक इन तीनों में कोई सब्सटेंशियल डेंट नहीं लगाती है तब तक उसके लिए चुनौती बनी रहेगी। या तो फिर जो मिडिल क्लास वोट की हम बात करें, मिडिल क्लास देखिए बातों में नाराज़गी दिखाता है, और स्विंग वोटर किसी का बहुत लॉयल नहीं है, वो इधर से उधर भी पलट जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर वो एंटी इनकम्बेंसी होगी तो सबसे जो नेगेटिव वोट मिडिल क्लास की तरफ आएगा। लेकिन क्या वो उस संख्या में वोट देने जाएगा? क्या बीजेपी उसको मोबिलाइज कर जाएगी? शायद केजरीवाल इस बात को समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने मिडिल क्लास का मुद्दा उठाया, ताकि मिडिल क्लास के जो माइंड में वो एक अपना वो डाल सकें कि देखिए भाई ये सब मांगे तो मैं उठा रहा हूँ, बीजेपी तो इसको कर नहीं रही है। सर एक बात आपसे पूछना था। पहली बात तो ये कि आयुष्मान भारत को लेकर सवाल मत पूछिए, बहुत सारा चीज नहीं नहीं already मेरे एक पास चीज कहने के बस एक चीज पूछना है। लिए। बहुत सारा चीज बोलने के लिए है। ठीक है आप पहले बोल ही लीजिए। दो चीज वो सुमित सर एक बार आज जो बोले हैं और इससे पहले जो बोले उसको ही रिपीट करते हैं अलग शब्द में। इन्होंने कहा कि, और उसके बाद एक पुनेंदु जी ने कहा उस पर कुछ हमको बोलना है, उसके बाद आप सवाल पूछ लिए। इन्होंने कहा ना कि मुफ्त वाला चीज़ से लोगों का अब मुफ्त से ज़्यादा चाहिए।
ये एकदम से सही है। इसको अलग अलग एग्जाम्पल से हम बताते हैं आपको। इसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ राइजिंग एस्पिरेशंस। इसीलिए आपको मोदी संपादक बोला मैंने। नहीं नहीं इसीलिए आप संपादक हैं। मोदी जी का लेस देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मेरा एस्पिरेशन बहुत बढ़ गया है। अब उसका एक दो उदाहरण आप सोचिए ना, इस साल अगर हमको 40% का इंक्रीमेंट मिल जाए और अगले साल 10% ही अगर हो, बड़ा दुख होगा, बहुत दुख होगा। इसी को बोलते हैं एस्पिरेशन मेरा बढ़ गया कि 40%। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल, अभी 2 दिन पहले जोमेटो का रिजल्ट आया। अभी भी बहुत ग्रोइंग कंपनी है वो, लेकिन 2 दिन में उसका शेयर 15-16% गिर गया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा है कि ये एकदम पागल जैसा ही ग्रो करता रहेगा कंपनी। लेकिन वैसा नहीं, एक क्वार्टर में नहीं हुआ। तो वही दिल्ली के साथ हो गया है या देश के जनता के साथ हो गया है कि सिर्फ अब 2-4 झुनझुना से काम नहीं चलेगा, बड़ा काम करना पड़ेगा। और उसी में दिल्ली के बैटलफील्ड में हमको साफ दिख रहा है कि लोग का एस्पिरेशन बढ़ गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि पूर्वांचलियों का जो है वो नंबर बढ़ता जा रहा है। एक आंकड़ा हमने देखा, दिल्ली एनसीआर में माइग्रेशन का पैटर्न 1990 के बाद सारे ग्रुप इंक्लूडिंग यूपी वाले का नंबर दिल्ली में रिलेटिवली कम होता जा रहा है। पंजाबी का और हरियाणवी का बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बिहारियों का बढ़ रहा है 90s के बाद। प्रोपोर्शनेटली 4-5% हुआ करता था, अब 16% टोटल माइग्रेंट्स में बिहारियों का हिस्सा है। तो ये जो मिक्स हुआ है 1990 क्यों इम्पोर्टेंट है? 1990 से पहले पूरा इंडिया का सब स्टेट का पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। 90 के बाद सब जगह रोक लग गया एक्सक्लूडिंग बिहार। बिहार अभी भी वाइल्डली बढ़ रहा था 90 के बाद भी। तो इसीलिए वहाँ का पॉपुलेशन इतना तेज़ी से बढ़ा कि वहाँ वो स्टेट उस पॉपुलेशन को झेल नहीं पाया। इसीलिए सारे बिहारी आप देखेंगे 90s के बाद सारे बिहारी सब जगह भागे हैं। तो ये 2 बात हाँ। आप एक बात ये था कि आयुष्मान भारत की बात बहुत सारा होती है देश में, अच्छी योजना है, लेकिन सवाल ये भी है ना सर उसमें कि अभी मेरे कोई करवा रहे थे, परिचित थे, उन्होंने आंखों का ऑपरेशन करवाना था। आयुष्मान के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो 6,000 मिल रहे थे। 6,000 में तो लेंस भी नहीं आता है, तो ऑपरेशन कैसे होगा? तो इसलिए केजरीवाल कहते हैं कि वो फ्लॉप योजना है और हम उससे अच्छी योजना लेके आए, और केंद्र लगातार उसको डिफेंड करता रहता है। वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, कई सालों से चला आ रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मिडिल क्लास की हम जो बात कर रहे थे, पिछले 3 बजट से जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो कांस्टेंट रहा है। लगभग 15,500 करोड़ रुपए हर साल खर्च होता रहा है, कभी 10-15 करोड़ ऊपर नीचे बढ़ता रहता है दिल्ली सरकार का। तो उसमें ये कहा गया कि एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए वो कांस्टेंट है, लेकिन जो सब्सिडी है, इंटरेस्ट है, पेमेंट है लोगों का, सैलरीज का, वो बढ़ रहा है। तो मिडिल क्लास तो वही है ना, जो टैक्स देता है, वो चाहिए उसको अच्छा सड़क, कि जाम से मुक्ति मिले, उसको सुविधाएं चाहिए, लेकिन वो तो नहीं मिल रहा है। तो आपको लगता है कि ये मिडिल क्लास डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है इससे नाखुश होने का? आपको दिल्ली में कम दिन हुआ है, हमको दिल्ली में 32 ईयर्स हो गया। पढ़ाई भी यहीं किए थे, पढ़ाई भी यहाँ किए थे। तो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो, अब ईमानदारी से एक बता दें, अब दिल्ली सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है या किसी और ने किया है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के किसी भी शहर से बहुत बेटर है। आप एयरपोर्ट से लेके 50 किलोमीटर की दूरी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में आप 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बॉम्बे में अगर आपको 50 किलोमीटर तय करना है तो आपको 3-4 घंटा लग सकता है। बेंगलोर में 3-4 घंटा लग सकता है। कलकत्ता में भी बहुत बुरा हाल है। तो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन लगातार हुआ है। और चूँकि अब मतलब उन्हीं का सवाल है कि चूँकि बड़ी तेज़ी से, इसीलिए दिल्ली के लोगों का एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब दिल्ली में जो इंटेंजिबल जो है दिख रहा है, पोल्यूशन, अब जिस किसी के पास क्लू नहीं है कि पोल्यूशन को कैसे टैकल करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे। मैं सवाल छोटा सा कर रहा हूँ क्योंकि सर ने वो बात की थी। सर बार बार लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं कि केसीआर ने जितनी फ्रीबीज बांटी उसके बाद भी वो हार गए, तो फ्रीबीज कोई गारंटी नहीं है। जिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि महिलाओं को फ्री बस दी तो महिला वोट जो है सीएसडीएस के आंकड़ों में 60% जो है वो 2020 में आपको मिला, जबकि 35% सिर्फ बीजेपी को। आंकड़ों पे आप वो हो सकता है कि, लेकिन एक ट्रेंड के हिसाब से तो 25% की लीड महिलाओं पे आपको मिली, लेकिन पुरुषों में वो लीड सिर्फ 6% की थी। 49% आप और 43% बीजेपी। तो रियल गैप जो आया वो महिलाओं से आया। तो जो
टारगेटेड जो ये है, वो केसीआर ने भी देखिए किसानों सबको लेके हजारों हजार रुपए को फ्री बेच दिए, उसके बाद भी वो हारे। तो क्या दोनों स्टेट के माइंडसेट में अंतर है, या मतलब वो चीज़ यहाँ भी है वो रिफ्लेक्ट करेगी? इन्होंने उसको उसी को एड्रेस कर दिया। दिल्ली में सब्सिडी का कल्चर सबसे पहले और सब्सटेंशियल सबसे पहले दिल्ली में हुआ, इसीलिए सबसे पहले फटीग भी यही होगा, उदासीनता भी सबसे पहले यही होगी। 10 साल से लोग यूज टू हो गए ना, अब और चाहिए। इन्होंने पहले ही कह दिया उसको, इसीलिए दिल्ली का वोटिंग पैटर्न जो है, आप उसको तेलंगाना से कंपेयर नहीं कर सकते। तेलंगाना अभी अभी बना है, वहाँ का वेलफेयर स्कीम्स वगैरह जो है हाल में चालू हुआ है। दिल्ली में 10 साल से ऑन गोइंग है, इसीलिए लोगों का और एस्पिरेशन बढ़ा है कि अब हमको और चाहिए। शादाब जी से पूछ लेते हैं कि मटिया महल गए थे, जो मैं विकास की बात कर रहा था, संगम विहार जब आप गए वहाँ पे, तो वो वहाँ विकास की स्थिति जो है, मैं उनसे पूछता जाता हूँ कि वहाँ पे उतनी पतली गलियाँ, ऊपर तार का जाल है, नीचे गंदगी है, नाले बह रहे हैं, तो वो भी तो मिडिल क्लास ही है ना जो वहाँ रह रहा है, उसकी भी इनकम है 50,000 रुपये 40,000 रुपये इनकम है, वो भी टैक्स भर रहा है, लेकिन वो तो उसी में जी रहा है, और जबकि कहने के लिए वो टैक्स भी देता है लेकिन उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं। तो क्या आपको लगता है कि वो इस बार थोड़ा सा नाराज़ है आम आदमी पार्टी से? देखिए, मुझे लगता है ना, जो मिडिल क्लास जिस पे हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं, देखिए मिडिल क्लास भी क्या है कि जो अब जो देश में चुनाव का जो पैटर्न चल रहा है, तो उसमें मिडिल क्लास कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक दल वो या तो अभी हमने बताया अभी, तो वो लोअर क्लास को ही दे देते हैं जो भी उनको देना होता है। तो जो मैंने देखा कुछ इधर इधर पिछले कुछ 10 सालों में जो चुनावों में मैं वोटिंग पैटर्न जो मैंने देखा, उसमें मैंने देखा कि जो मिडिल क्लास है वो भी जाति धर्म में बटा हुआ है। वो भी जाति धर्म के आधार पे वोट करता है कि कौन मेरी जाति का कैंडिडेट है, मेरे धर्म का कैंडिडेट है, या कौन मेरे इलाके का कैंडिडेट है। ये जो एक जो ये जो व्यापक धारणा पे जो वोट होता है, उसमें मिडिल क्लास बुरी तरीके से इन्वॉल्व्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो इससे परे है, 10-20% होंगे, लेकिन मैं लार्जली मेरा व्यक्तिगत विचार है कि 60-70% जो वोटर है, स्पेशली मिडिल क्लास जो कि नौकरी करता है, जो कि 50,000 से लेके 1 लाख 2 लाख महीना कमाता है, वो इस पे समीकरण देखता है उसको, फिर वो भूल जाता है कि हमारे नीचे रोड टूटी हुई है, या काउंसलर साहब नहीं आए, या विधायक जी नहीं आए, तो वो फिर देखता है कि हाँ फलाना जो है हमारी जाति के हिसाब से ठीक बैठता है। तो ये जो बीमारी है ना, ये मिडिल क्लास में आ गई है, और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मिडिल क्लास इस पर पूरी तरीके से प्रभावित है, बुरी तरीके से। उसको ये भी मालूम है कि जो हम टैक्स दे रहे हैं उसी टैक्स का पैसा जा रहा है, वो दुखी भी है कि वो जाता है सामान लेता है, तो उसको लगता है कि यार ये जीएसटी तो इस पे हम बहुत दे रहे हैं, या हमारा जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें कोई कमी नहीं आई है। ये पुराने टाइम से बातें हो रही हैं कि स्लैब, मुझे याद है कि जब ये सरकार बनी थी, तो उस समय जो है तमाम इसी सरकार के मंत्रियों ने वादा किया था कि हम एक भाषण तो ऐसा था कि टैक्स ही खत्म करने की बात कही गई थी कि इनकम टैक्स ही खत्म हो जाएगा, उल्टे हम और पैसा आपको दे देंगे। तो आज वो सब कहीं नहीं है। तो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, कोई भी सरकार रही हो, वो टैक्स नहीं ख़त्म कर पाई है। तो मिडिल क्लास के हिस्से में तो कुछ आने वाला नहीं है। वो उसकी जो स्थिति अभी है, वो जाति धर्म देख के वोट करेगा, तो मैं कहूँगा कि अभी भी उसको वही मिलेगा जो उसको मिल रहा है, भाषण और डिबेट जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आज केजरीवाल साहब ने 6 या 7 डिमांड की है, 7 डिमांड की बीजेपी से। जैसे इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की बात की है ना, 10 लाख करने की बात, और 2-3 चीज़ें हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अगले 2 या 3 दिन में बीजेपी ये कर देती है, उन्होंने 10 लाख माना, वो 12 लाख की अब मांग कर देती है, बजट आने वाला है। और जो 2-3 चीज़ें वो, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो भी भाग में आ रहा है, वो संकल्प पत्र भाग 1 भाग 2, मेरे ख्याल से भाग 3 और 4 भी आने वाले होंगे। हाँ, तो बचा है ना भी एक, तो उसमें अगर वो भी ये मांग कर दें, उनको तो मांग ही करनी है, अभी तो मांगी होनी है केंद्र सरकार से, और वो 1 तारीख के बजट पे कर दें निर्मला सीतारमन। हाँ हाँ, वो तो देश भर के लिए आएगा, तो ये किसका मुद्दा रह जाएगा फिर? ये अरविंद केजरीवाल इसका श्रेय ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, जो आज उन्होंने छेड़ा है गुब्बारे वो को? बोलेंगे हमारे ही दबाव में किया है। तो नहीं, तो जनता मानेगी, जनता मानेगी। सवाल है वही बात। मतलब क्रेडिबिलिटी की बात है ना, कि एक तरफ मोदी जी है, एक तरफ केजरीवाल जी है।
कुछ इलाकों में सच्चाई है कि केजरीवाल अभी भी चेहरा है, लेकिन कुछ इलाकों में ये है कि हमारे नेताजी मतलब उनके जो विधायक हैं उनका क्या है। जैसे तुगलकाबाद वाला इलाका है जहाँ से रमेश बिधूड़ी पहले सांसद हुआ करते थे, वो काफ़ी उन्हीं के परिवार के काफ़ी लोग हैं। बीजेपी ने जो टिकट दिया वो भी उन्हीं के मोहल्ले के लोग बिधूड़ी ही हैं। आम आदमी पार्टी ने जो भी दिया वो पहलवान लगाते लेकिन है भी वो बिधूड़ी, तो वो पूरा इलाका ही बिधूड़ी। तो उनका ये कहना है कि जो हमारे लोकल नेता हैं जो वहाँ के, उन्होंने जो काम किया हम उन्हीं को देख के वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पानी दिया। पानी की बड़ी समस्या थी उस इलाके में, तो पानी मिल गया, बिजली तो आती ही थी, गंदगी से थोड़ा सा निजात मिली है, बाकी कुछ खास नहीं हुआ। तो उनका ये कहना है कि हम कुछ भी करें लेकिन हम तो अपने नेता को जिताएं, क्योंकि उसकी वजह से जो टैंकर को हम पहले 500 रुपये देते थे अब फ्री में आने लग गया है, और अब एक बार बोलने पर टैंकर आ जाता है। तो उसकी जीवन में जो सहूलियत मिली है वो लोकल की वजह से मिली हुई, लोकल एमएलए की वजह से मिली है। तो उसकी पहली प्राथमिकता इनको जिताना है, फिर दूसरा वो देखता है कि कौन बन रहा है। लेकिन मैंने ये महसूस किया 3 लोगों से जब बात की तो तीनों में से 2 ऐसे में तो 70 में से 62 एमएलए आपके हैं, तो अगर इस थ्योरी को मैं एक्सट्रापोलेट करूं तो 62 के 62 जीत रहे हैं। नहीं सर, पार्टी वही ने बात 18 है। टिकट काटी दी देखिए है। आम आदमी सब पार्टी जगह- ने सिटिंग एमएलए के टिकट बड़ी संख्या में काटे। उसके अलावा सर जो टर्न कोट्स हैं, आपने बहुत सारे बीजेपी या कांग्रेस से आए लोगों को टिकट दिया। हालांकि इसमें कोई बीजेपी या कांग्रेस भी पीछे नहीं है, लेकिन आपने तो बहुत सारे अपने टिकट काट के आउटसाइडर्स को लिया, जो कि पार्टी विद द डिफरेंस का एक दावा करने वाली बात थी। बीजेपी और मतलब बीजेपी से ज्यादा 1 महीने पहले आए हुए तमाम लोगों को टिकट, कई जगह तो स्वैप हो गया है कि आप वाला इस बार बीजेपी से लड़ रहा है, बीजेपी वाला आपसे लड़ रहा है। ऐसी 2-3 सीटें। ऐसी कई सीटें। इनफैक्ट ये जो आपने बात की ना, उसमें एक चीज़ और याद आई कि रिसेंटली अगर आप आम आदमी पार्टी का कैंपेन देखिए तो जैसे कल परसों उन्होंने गालियाँ गिनाई माननीय केजरीवाल साहब ने, मुझे ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, कागज़ लेके खड़े थे। मोदी जी भी ये कह चुके हैं रैलियों में, मुझे ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। मतलब वो 2 विंडो तुरंत ख्याल में आ गया कि बिल्कुल बीजेपी अपनी सभाओं में भगवाधारियों को लेकर आती है कि ये करेंगे वो करेंगे। इन्होंने भी वो ग्रंथियों के लिए और 18,000 रुपये पुजारी के लिए है ना अनाउंसमेंट किया। ऐसे तमाम चीज़ें कर चुकी है आम आदमी पार्टी, जिसको देखकर लगता है कि बीजेपी की जो टेम्पलेट है चुनाव जीतने वाली, उसको ये अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सक्सेसफुल टेम्पलेट है, इस पर बीजेपी को पिछले दिनों में जीत मिली है इन राज्यों में, तो हम भी वही करेंगे। आई माइट बी 100% रॉन्ग, बिल्कुल, देखिए, पर मैं ये आप- मेरी ये बिल्कुल। अभी बात करते करते मैं ख्याल बिल्कुल आया आपकी- कि आप बात बीजेपी की कर रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे में आम आदमी पार्टी के लोग गूंज रहे। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात को इंडोर्स करूंगा, क्योंकि देखिए जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है जो कि अभी पिछले चुनावों में चला था, तो आम आदमी पार्टी ने हिंदुत्व को मुद्दा नहीं बनने दिया है। देखिए ये मैं उसकी सफलता मानूंगा, क्योंकि जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा कोर जो इश्यू होता है वो हिंदुत्व होता है, आपने तमाम इलेक्शन में देखा। लेकिन दिल्ली में अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे तो आपको अरविंद केजरीवाल का भी चेहरा नजर आएगा। तो ये अरविंद केजरीवाल की मैं हाँ सफलता है। मज़ा तब आएगा जब कल आई थिंक योगी जी की पहली रैली है और कल शाम को ओवैसी की भी रैली है दिल्ली में। तो 2 लोग कल 23 तारीख को उतरने वाले हैं, और ये इसके बाद हिंदू मुसलमान होगा कि नहीं होगा भाई देखते। अच्छा ये बताइए, बंटोगे तो कटोगे का नारा देंगे योगी जी कल? मुझे नहीं पता केजरीवाल देंगे खिलाफ कि नहीं नारा देंगे, मैं तो इस चलेगा। पर गेस भी नहीं कर सकता देखिए हूँ, तो लेकिन मुझे मैं बिल्कुल जितना मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बहुत छोटी सी, तो मुझे लगता है कि कटोगे तो बटोगे का नारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं चल सकता है, क्योंकि वो भी हिंदुत्व का एक चेहरा है। देखिए वो कभी भी मुस्लिम इश्यूज पे खड़े नहीं हुए हैं, इसलिए कोई उनको ये नाराजगी है मुस्लिम लोग से, हाँ, मुस्लिम तो बेल्ट वो- में ये नाराजगी भी है। हाँ, मुस्लिम वोट नहीं बदले। शाहीन बाग नहीं गए, शाहीन बाग पे कुछ नहीं बोला, ये नाराजगी भी उस इलाके के लोगों में। मैं एक बस इसी बात से एंड करता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी ऑफिस गया था जब पुजारी ग्रंथि योजना शुरुआत की गई। अमूमन पार्टी के बाहर झंडे नहीं लगे होते हैं, लेकिन उस दिन पूरा पार्टी वाले रोड पे ही, जो रोड पूरा बना हुआ है और उनके ऑफिस के सिर्फ और सिर्फ एक कलर था, वो भगवा कलर था। झंडे भगवा कलर की, कुर्सियों पे कपड़े भी भगवा कलर के चढ़ाए गए थे, लगाए हुए थे, और 3 दिन तक वो भगवा झंडा था जब तक कि पार्टी ने चेंज नहीं किया। तो वो दिखाता है कि आप उसको अपने पीछे मत ले जाओ, वो खुद ही अपनी पीछे तैयार कर लेते हैं। और कुछ मुद्दे ऐसे जो हमने उठाए हैं वो जनता को तय करना है। तो आज के मुद्दे और आज का चर्चा यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।